नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। भारत की राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता हैं जो 80 पार हैं, सुलझे हुए हैं, धुरंधर हैं और देश की राजनीति की बारीक समझ रखते हैं। लोगों की नब्ज पर उंगलियां रहती हैं। उनमें से एक हैं जगदानंद सिंह। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार पर हिंदुस्तान की नज़र लगी हुई है कि यहाँ की जो 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों की लड़ाई का नतीजा जा कर के कहाँ ठहरता है। दोनों तरफ के दावे अपने अपने हैं और कुछ बड़े बुनियादी सवाल हैं जो अपना जवाब तलाश रहे हैं। उन सवालों के जवाब की खातिर मैं जगता बाबू के सामने आज हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। एक पार्टी आपकी, उसने गठबंधन तैयार किया। हर बार गठबंधन तैयार करने की कोशिश आपकी होती है। पिछली बार के चुनाव में आपके पास कोई सीट नहीं। आप इस बार दावा कर रहे हैं कि हम बहुत सारी सीट्स निकाल जाएंगे। आधार क्या है? 19 के बाद 2020 को लोग भूल जा रहे हैं। याद रखिए, हम शून्य पर थे लेकिन हम शिखर तक की यात्रा 2020 में की है। तो 2020 ना आधार है। यदि ये गलती से इधर से उधर मशीनों के सारे परिणामों को उल्टा सीधा नहीं करते तो 12 बजे दिन तक हम बहुमत में थे और 12 बजे रात ये बहुमत में आ गए। तो हमारे वोट को इधर से उधर कर करके एक सबसे बड़ा षड्यंत्र, मशीन तो जो अपनी जगह पर है, बैलेट पेपर का नियम है कि बैलेट पेपर पहले काउंटिंग होगा, इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। ये बैलेट पेपर की काउंटिंग करते 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 सारा देख रहे हैं कि मशीनों की क्या नतीजे आए। यदि उसमें 1500 का है तो सारा मैनिपुलेशंस। दो सवाल मेरे हैं। चूंकि आप कहते हैं कि ईवीएम के साथ हेरा फेरी हो जाती है तो नतीजा बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा कि ईवीएम को लेकर के जितनी भी शिकायतें रही हैं उस पर गंभीरता से विचार हुआ है, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट की जांच हुई है। ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है और ये बार बार सवाल उठा करके आप अदालत का समय खराब कर रहे हैं। आप जरा ख्याल कर लीजिए, ईवीएम के सवाल से अलग हट करके एक सवाल का जवाब दे कि चुनाव कमीशन के सर्कुलर के मुताबिक बैलेट पेपर जो आते हैं बाहर से, उसकी काउंटिंग पहले करनी है। लेकिन उसको लास्ट तक क्यों आप रखे रहते हो? और जितना यदि फर्क 1500 का हुआ, लोकसभा में फर्क तो 15-20 हज़ार के हो जाएंगे। यदि आप सारी चीज़ों को, आप जो बैलेट पेपर आया है आप उसको रोके हुए हो कि यदि थीन मार्जिन हुआ तो हम बदल देंगे, जैसे चंडीगढ़ में हुआ। मेरी जानकारी में बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले होती है, लेकिन जगदा बाबू कहते हैं कि बैलेट पेपर काउंटिंग बाद में होती है। चुनाव आयोग के लिए एक सवाल है कि बैलेट पेपर काउंटिंग पहले होती है या बाद में होती है। दूसरी बात आप ये कहते हैं कि 2020 जो है वो बुनियाद होनी चाहिए 2024 को समझने के लिए। 2019 के चुनाव हुए थे, उसके पहले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में मतदान हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उसके नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए। वहां कांग्रेस जीत करके आई, लेकिन 2019 में सारी सीटें समेट करके बीजेपी आ गई। 2019 के चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी जीत गई, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल लेकर के चले गए। तो इसका मतलब यह है कि जो मतदाता है वो विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए अपना मन अलग अलग बना के रखता है। विधानसभा के चुनाव नतीजों के आधार पर लोकसभा के बारे में अनुमान लगाना या उसको आधार मानना गलत है। यदि ये गलत है तो विधानसभा में भी तो हम पहले हार रहे थे। ठीक से आप ख्याल कर लीजिए, हम विधानसभा में भी हार रहे थे, हम विधानसभा में जीते और प्रदेश और देश दो नहीं है। ठीक है कि देश की नीति प्रदेशों को प्रभावित करती है, लेकिन आज के दिन सारे मतदाता बिहार की इस बात को मान के चले हैं कि यदि तेजस्वी का नेतृत्व हमको मिलेगा तो हमें नौकरी मिलेगी। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इतनी ही ताकत से आए, 2020 में भी वैसे ही आते हैं। वो चुनाव लड़ते हैं, वो कहते हैं कि हम हारें या जीतें लेकिन चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ा जाना चाहिए। लोकतंत्र यही कहता है, उसका तकाजा यही है। दो सवाल आपके सामने हैं। जो गठबंधन आपके पास अभी है
और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए का गठबंधन है। नरेंद्र मोदी आपके राज्य में लगातार कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां कर लेते हैं और गठबंधन के सभी दलों के नेता उनके साथ दिखते हैं। आपकी पार्टी के भीतर अलग अलग नेता अलग अलग पार्टियों के अलग अलग आयोजन कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे रैली हो या मीटिंग हो। तो ये बिखराव दिखता है या सहमति नहीं है, ऐसा लगता है। यहाँ भी हर पार्टियों के नेता जो हमारे प्रदेश स्तर के हैं लोग रहते हैं, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता जहाँ पर भी काम कर रहे हों इंडिया के। आप बताइए कि बंगाल में कौन काम कर रहा है, दिल्ली में कौन काम कर रहा है, साउथ के राज्यों में कौन काम कर रहा है। ठीक से ख्याल कर लीजिए। अभी हम बात देश के परिप्रेक्ष्य में बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की, और कभी भी इतना जमावड़ा इन नेताओं का कभी बिहार में नहीं है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, इतिहास उठाए। इनके कुप्रचार के द्वारा जब वोट में बिखराव आया था, अब वोट में कॉन्सोलिडेशन हुआ है, सभी लोग एकजुट हो गए हैं। आपकी पार्टी के साथ, आपकी पार्टी के सामने दो बड़े सवाल हैं। पहला कि जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का 15 साल का शासन रहा, वो बार बार रेफर किया जाता है कि अगर आपकी पार्टी आती है तो फिर वही दिन लौट करके आ जाएंगे। दूसरा कि एक जातीय और धार्मिक समीकरण लेकर के आपकी पार्टी चलती है, यादवों और मुसलमानों की। तो अगर यह पार्टी सत्ता में आती है तो फिर इन दोनों लोगों का राजतंत्र शुरू हो जाएगा और फिर अव्यवस्था हो जाएगी। और इन दोनों सवालों के सामने पार्टी आपकी बार बार आकर के खड़ा हो जाती है। आपका विपक्ष बार बार यही दो सवाल आपके ऊपर, आपके सामने रखता है और फिर इन दोनों के घेरे में आप आते हैं। मैंने याद रख लीजिए, जो 15 साल का शासन था उसमें तनहा मैं अकेले था जो 15 साल सरकार में रहा। हमारे मुख्यमंत्री बदले, मंत्री परिषद बदला, मैं लगातार 15 साल। मैं जानता हूँ उस 15 साल के, उस पर बहस कहाँ इन लोग की। विधानसभा के बहसों को प्रोसीडिंग उठा के देखिए, इन लोग को कोई पॉइंट नहीं मिलता था। सीधी सी बात है, जिस अपराध और जंगल राज की बात करते हो, कांग्रेस के ज़माने में 1 लाख पर 142 अपराध होते थे। हम लोगों ने इसको घटा करके 1 लाख पर 122 पर उतारा और आज 250 पर चला गया। हमने तो अपराध को घटाया और हमारा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का जो आंकड़े पूरे देश और प्रदेश का देते हैं वो है। उस समय भी 2 पार्ट में भारत के राज्य बटे थे। एक याद रख लीजिएगा, एक वहाँ जहाँ कम अपराध होते हैं, एक वह जहाँ अधिक होते हैं। जहाँ अधिक होते हैं उसमें हमारा नाम नहीं था, और जहाँ कम होते वो नीचे से दूसरा। हमारे यहाँ खरीदारों की संख्या 5 थी, SFC, FCI, कोऑपरेटिव, नेफेड, बिस्कोमान। श्री नीतीश ने उसकी मोनोपोली करके कह दिया केवल हमारी संस्था खरीदेगी, और 1 क्विंटल पर 500 घूस तहसीलते हैं ये। तो आप नीतीश कुमार से सरकार में थे ना, आप यहाँ 2 बार सरकार में थे, तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं बदली? आप इस पर आ जाइए। 2,500 चावल मिलों को इसने बंद करा दिया, सब बच्चे रोजगार हो गए। एक मिल पर 100-150 आदमी रोजगार पाता था, आपने उसके रोजगार को छीन लिया। वो पलायन क्यों बढ़ा? तो किसी एक मापदंड पर तो बता दो। जगता हूँ 2 बातें हैं। हाँ, नीतीश कुमार जब आपके साथ नहीं थे, आज भी नहीं है, जब साथ थे, अब आप उनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि उनके दौरान ये चीजें हो गईं। जब साथ होते हैं तो आप कहते हैं नीतीश कुमार जो हैं वो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े नेता हैं। जब उधर चले जाते हैं तो बिहार को बंटाधार करने के नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। तो दोनों में से सच क्या है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि चाचा उधर हैं, शरीर उधर है, आत्मा इधर है। एक ही सच है, हम समाजवादी उदार हैं। ये दंगाइयों, उन्मादियों और भाजपाइयों से थोड़ा सा अंश इनके भीतर समाजवाद का है, और कट्टर पंथ के शिकार हैं। ये नीतीश कट्टर पंथ के शिकार नहीं, यदि हैं भी अंदर से तो बाहर दिखाते हैं कि हम कट्टरपंथी नहीं है। अब अलग है कि अभी भाजपा का भी चुनाव चिन्ह लेकर के तो शामिल हो गए मोदी के साथ। मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्यों? हमारे खिलाफ हैं, हम लोग के खिलाफ हैं, और खिलाफ में रहने वाले लोगों को याद रख लीजिए, हम लोगों ने मौका दिया। जब शरण में आए
तो हम समझे कि हमारे परिवार का एक बिखरा हुआ आदमी है, भागा हुआ आदमी है, एक मौका देना चाहिए। हमने अपनी उदारता को कहीं लेकिन वो बार बार कहते हैं कि मैंने इनके साथ सरकार चलानी चाहिए, लेकिन इनका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो ऐसा है कि इनके साथ चला ही नहीं जा सकता है। फिर क्यों भाग करके चले आते हैं? हमारा कल्चर यदि खराब है तो अच्छे कल्चर वालों के साथ टिकना चाहिए ना। ये तो सवाल उन पर है कि जब हमें तुम खराब कहते हो तो फिर हमारे साथ शरण में क्यों आते हो, जब उधर से लोग तुमको लात। लेकिन वो नरेंद्र मोदी की इस बात से सहमत हैं कि आरजेडी के भीतर लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद को ही पाला पोसा है, और भ्रष्टाचार अगर बिहार में हुआ तो सिर्फ इसलिए कि लालू प्रसाद यादव का परिवार सत्ता में आ रहा। लालू प्रसाद पूरे बिहार को अपना परिवार माने। सोशल जस्टिस किसी एक व्यक्ति के लिए था। सबसे अंतिम व्यक्ति जो हमारे यहाँ माझी लोग हैं, मुशहर भाई लोग हैं, दलित लोग हैं, रोज 2 घंटे लालू प्रसाद की उनकी झोपड़ियों में बीतता था। साहस दिलाने के लिए नेटा पोंछते थे, पोंटा पोंछते थे, बाल कटाते थे, नाखून कटते रहते थे। ये हमारे लिए मजाक हमारा उड़ाया जाता था। ये लालू प्रसाद। लेकिन उन्होंने मंच से कहा कि मैंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे हैं, दोनों आज की तारीख में विधायक हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, अब 2 बेटियां हैं, दोनों को संसद पहुंचाना चाहते हैं। भारत के संविधान में जोड़ो, हम लोग साथ हैं, किसी के बेटे राजनीति में नहीं रहेंगे, ये जोड़ो। लेकिन याद रखिए, ये राजतंत्र नहीं है, हम मुकुट नहीं बांध देते हैं, जनता के बीच में मैंडेट लेना पड़ता है। तो मैंडेट लेने के लिए क्या आदमी के पास सर्वगुण संपन्न कोई व्यक्ति हो तो आप केवल बेटे के नाम पर हटा दीजिएगा, और हटाना ही है तो संविधान में शामिल कर दो। लेकिन किसी के बेटे न हो और किसी के पास सृजन की क्षमता ही अपने परिवार की न हो तो दूसरे पर हंसेगा क्या? हम लोग के गांव घर में नहीं, लेकिन उनका सवाल ये नहीं है। उनका सवाल है कि आपका पुत्र अगर योग्य है, राजनीति करने के लायक है, तो उसको राजनीति करनी चाहिए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, ऐतराज नहीं है। लेकिन एक पार्टी के ऊपर अगर आपके ही शिकंजा है, आप अध्यक्ष हैं, कल आपका बेटा अध्यक्ष होगा, आप मुख्यमंत्री हैं, फिर वो भी मुख्यमंत्री होगा, आप प्रधानमंत्री हैं तो वो भी प्रधानमंत्री होगा। यह वंशवाद है, यह लालू प्रसाद यादव पालते पोसते हैं। जनता के मैंडेट से होगा, लालू प्रसाद की कृपा से नहीं होगा। लालू प्रसाद के बेटे बेटी 9 हैं, उसमें अकेला तेजस्वी को क्यों जनता ने स्वीकार किया? भूलिए मत, जिस तरह से अयोग्यता है बेटा बेटी होने का, लेकिन योग्यता यदि हो तो केवल बेटा बेटी के नाम पर उसको हटा दोगे। बेटा बेटी तो 9 हैं, लेकिन पूरा चुनाव तो तेजस्वी लड़ रहा है। कहाँ है सब उसमें 9 आदमी? मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिहार में आप तेजस्वी को बात करते हैं, इनके 25 नेताओं के बेटा बेटी सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी आपको बेटा बेटी नहीं है तो आप बोल रहे हमारे गांव घर में खिस्सा है असख्य ब्रह्मचारी अकुरूपे प्रतिबद्धता। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। आदमी की क्षमता है, अब फिर भी वह आदमी लोगों के बीच में लोकप्रिय हो तब जाकर के बात होगी। आपका परिवार नहीं है तो क्या करोगे? तो यह बात तो नरेंद्र मोदी के साथ भी लागू होती है ना, कि अगर जनता चुन करके ले आती है, उसकी लोकप्रियता शिखर पर है, तो फिर उसको सत्ता में बने रहने का पूरा अधिकार है। अभी विधानसभा चुनाव हुई, आप कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है, तेलंगाना में कांग्रेस आ गई, कर्नाटक में कांग्रेस आ गई, लेकिन बाकी 3 राज्यों में बीजेपी आ गई। अभी भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए अपने आप को सुरक्षित और इस देश में बेहतर मानता है, तो फिर एक चुनौती तो है ना आपके सामने बहुत बड़ी। वो जनता यदि हमें पसंद करेगी तो मोदी की लोकप्रियता नहीं है। वाजपेयी जी के ज़माने में इंडिया शाइनिंग का नारा हुआ था, हो गया। तकलीफें लोगों को नीचे तक पहुंची। वाजपेयी जी जैसे आदमी को जनता कुर्सी से उतार दिया, उनकी तुलना में मोदी क्या है? लेकिन वो कहते हैं ना कि 25 करोड़ गरीबों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। मैं एक गरीबी रेखा से नहीं, 5 किलो दिया। आप हमको बता दीजिए, 80 करोड़ को 5 किलो दे रहे हो ना, ये गिनती क्या है? और दुनिया में जो सर्वे होता है तो हंगर स्टेट, हंगर नेशन, तो हंगर नेशन में भारत 57 से लेकर के 114 पर चले गए हो, और बिहार की हालत उससे भी दुर्गति। पूरे भारत दुनिया में सबसे गरीब, और बिहार
पूरे भारत में गरीब। लेकिन वो आपकी सरकारों का हवाला देकर कहते हैं कि बिहार के बदहाली का कारण ये है कि लालू प्रसाद यादव के 15 साल रहे और बाद में भी सत्ता में उनका जो दखल रहा है, उनकी जो राजनीति रही है, उसने बिहार को यहाँ ला करके पहुँचाया है। इसीलिए मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। वो चाहते हैं, जैसे आप देखिए कि उन्होंने रैलियाँ कहाँ कहाँ की, तो वो पटना में रोड शो करते हैं, वो सारण में जाकर रैली करते हैं, तो वो मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, इन दोनों को भी संसद नहीं पहुंचने देने के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं। वो बार बार ये मानते हैं, कहते भी मन से, कि लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार अगर सत्ता में, या उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है, या उनके सांसदों विधायकों की संख्या बढ़ती है, तो अराजक स्थितियां पैदा होंगी। किस आधार पर बोल रहे हो? किस आधार पर बोल रहे हैं? अराजक की स्थिति तो ये है ना, 1 लाख में 122 और 1 लाख में 222। अराजक की स्थिति कहाँ, किसका हुई? हम कह रहे हैं ये भारत सरकार तुम्हारा आंकड़ा है, तुम किताबों को बनाते हो, तुम किताबों को छापते हो, लेकिन किताब दूसरी बातें कह रही है कि आंकड़े जो देश के आ रहे हैं उसमें कहाँ खड़ा है तो उन्होंने बिहार। आपके विरोधी कहते हैं, जैसे आप एनसीआरबी का डेटा दे कहते हैं कि हमारी सरकार तो ठीक थी, लेकिन लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, शंकर बिगहा नरसंहार, लालटेन युग, सड़कों का अस्त व्यस्त हो जाना, गड्ढों में से भर जाना, यह सब कुछ आपके राज की देन रही है। उससे नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने उसको बाहर निकाला, इस प्रदेश को। आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं दे रहा हूँ, इस सवाल को दबाइएगा मत। नरसंहार शुरू हुआ था बेलछी से, नेता वहाँ पैदा हुए ये श्री नीतीश कुमार, इनकी जन्मभूमि कर्मभूमि से ये शुरू हुआ था। और 2000 तक, चूंकि वो एक लगातार जो सोशल टेंशन था वो चला, 2000 आते आते हम लोगों ने सारे नरसंहार को बंद कर दिया। हम तो 2005 तक थे। केवल इस आंकड़े को दिखा दें कि 2000 या 2020 के में क्या एक भी नरसंहार इस बिहार में हुआ? क्यों झूठ बोलते हो? अभी नौकरी का सवाल है। तेजस्वी अलग अलग मंचों से कहते हैं कि बिहार में मेरी सरकार आई तो हमने नौकरी दिलवाई, वरना पहले भी सरकारें हुआ करती थी, नौकरी कहाँ मिलती थी। नीतीश कुमार, उनके साथ जो लोग हैं, जीतन राम मांझी और जेडीयू के बहुत सारे नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री के फैसले से नौकरियां मिलती हैं, मुख्यमंत्री के फैसले से सरकारी जो फैसले होते हैं उनको अमल में लाया जाता है। वो मुख्यमंत्री क्या देन है, ना कि तेजस्वी यादव की कोई भूमिका है उसमें। आप भी जानते हैं मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद नहीं होता है। प्रस्ताव विभागों से जाते हैं, मंत्री परिषद की स्वीकृति मिलती है। आपने थोड़ा सा, हम लोगों ने इल्ड किया था, चलो बेरोजगारी कम से कम हम स्वीकार किया हमारी बातों को कि हम करेंगे, और बोला अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 10 लाख देंगे, यदि हम लोग अब दोनों मिल गए तो 20 लाख हो जाएगा। क्यों? जातीय जनगणना गए भारत सरकार के पास, क्यों? कहे कि नेता प्रतिपक्ष के अगुवाई में एक तरह से मान के चलिए कि हम जनगणना कराने के लिए सरकार से कहने के लिए आए हैं। नौकरी की बात क्यों कहा नीतीश? अब तेजस्वी मेरे साथ हैं तो नौकरियां मिलेंगी, लेकिन उसके पहले ये तो 20 साल रह चुके, 15 साल रह चुके थे ना, 17 साल। तो 17 साल में तुमने क्यों नौकरी दी थी? कौन रोका था? जगदा बाबू आरजेडी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। आपके बेटे सुधाकर सिंह हैं, बक्सर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव में। आपको याद होगा कि इसके पहले जो जेडीयू आरजेडी की सरकार थी उसमें सुधाकर सिंह मंत्री थे और अपने बयान के चलते उनको मंत्रिपरिषद से बाहर जाना पड़ा था, लेकिन आरजेडी ने उनको बाहर नहीं निकाला था। कहा यह जा रहा था कि आरजेडी जानबूझ करके सुधाकर सिंह के जरिए नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है और उनका पार्टी के बाहर नहीं जाना और फिर पार्टी की तरफ से बक्सर से उम्मीदवार होना, यह बताता है कि जेडीयू और नीतीश कुमार जो कह रहे थे या जो सोच रहे थे वैसी ही रणनीति थी आरजेडी की। विषय क्या था? नामों को हटा दीजिए। विषय था एमएसपी। 2005 में आते आते श्री नीतीश कुमार ने एमएसपी कानून को रिपील कर दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया। याद रख लीजिए, जिस लालू प्रसाद को आप कहते हैं कि उसका कोई उपलब्धि नहीं, ये कानून तो 1965 का है। क्यों 90 में लागू हुए ये एमएसपी? सबसे बड़ी देन, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, विश्वनाथ से, ये सारे लोगों ने बराबर कहा हम किसानों की प्राथमिकता देंगे। लालू प्रसाद ने
एमएसपी को लागू किया। 65 और 90 इतने वर्षों तक क्यों नहीं लागू हुआ? और लागू हुआ तो ये 2005 में क्यों तुमने खत्म कर दिया? 20 बैंक से कर्ज लेकर के हमारे मार्केटिंग यार्ड बने थे, जनता का निवेश था, उसकी सूद जनता भर रही थी, आपने क्यों खत्म कर दिया? जगता बाबू, ये उस समय है जब मनमोहन सिंह देश के मुख्यमंत्री थे और आप भी तब सरकार में थे। 2004 से लेकर के 2009 की सरकार का मामला है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आई। 2006 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। पहले वाले टर्म में तो आप भी साथ में ही थे। तो उस सरकार ने फिर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसको लागू क्यों नहीं किया? आज आप फिर उठा करके ठीक रहा दूसरी सरकार पर क्यों फोड़ते हैं? अच्छा, नहीं हम लागू किए तो हम हटा दिए गए। आज जो नहीं लागू करेगा वो क्यों रहेगा? आप ही जवाब दो। नहीं हम लागू किए, हटा दिए गए। ये नहीं लागू कर रहा है तो क्यों रहेगा? नीतीश कुमार की पिछली सरकार को कभी सुधाकर सिंह के जरिए, कभी चंद्रशेखर के जरिए टारगेट करने या फिर असहज करने की कोशिश की गई आरजेडी की तरफ से। सीधी सी बात, सुधाकर कोई गाली गलौज अपशब्द तो नहीं कह रहे थे। हमारी राष्ट्रीय समिति अधिवेशन में भी एमएसपी की बात मानी गई थी। जो राष्ट्रीय जनता दल की नीति थी और जो घोषणा पत्र था और जो शामिल था, हमारे उस समय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, एमएसपी के समर्थक थे। तो सुधाकर वह बात उठा रहे थे जो हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में था, हमारा कमिटमेंट था। तो फिर आपने उनको बाहर क्यों कर दिया? अभी बाहर श्री नीतीश कुमार ने किया। श्री नीतीश कुमार ने सहमत तो हो गए? मैं अभी बात कह रहा हूँ, हमारे सहमत असहमत ख्याल कर लीजिए। उन्हीं बातों पर जो मोनोपोली चला रहे थे तो धीरे धीरे लोगों के मन में तो दिख रहा था क्षोभ। तो सुधाकर किस अपराध में हटाया जाता था, याद रख लीजिए। और उसने एक ही बात सवाल उठाया, एक और सवाल, कि आप रोड मैप तीसरा बनाने जा रहे हो, हमारे 2 रोड मैप की समीक्षा बताओ। मेरा आखिरी सवाल, इस चुनाव में चूंकि आपने तमाम चुनाव देखे हैं, उनके नतीजे भी देखे हैं, तो चुनावों के होने, चुनाव के दौरान के शोरगुल, हो हल्ला, हंगामा और नतीजे, इन सब को आप एक तरीके से देखते समझते जानते बूझते हैं, एक अनुमान आपका होता है। इस बार 40 जो सीटें बिहार की हैं, उनमें से कितनी सीटें आपके महागठबंधन को मिल सकती? मैक्सिमम कितनी संख्या? अगेंस्ट 40। देखिए संख्या मैं अभी बता रहा हूँ, हम लोग एक एक विश्लेषण कर रहे हैं और कहीं से भी हमको नहीं लग रहा है कि हमारा कौन आदमी हार रहा है। जगदानंद सिंह, बिहार में सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा पर चल करके उसूल के साथ जो लोग राजनीति करते रहे हैं, जिनकी साख, जिनकी इज्जत बिहार में बहुत है, उनमें से जगता बाबू हैं। आपने समय निकाला, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने को भी धन्यवाद कहता हूं कि आपने कुछ सवालों को उठाया जो देश और प्रदेश के लिए आवश्यक था, उसी का मैंने जवाब देने का प्रयास किया। थैंक यू सर।